डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इसमें कि बहुत ही बेसिक और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, बहुत से प्रीवियस ईयर है, सो दैट कि आपका कंसेप्ट काफी अच्छे से बिल्ड हो सके। तो आइए सब क्वेश्चंस का हम एक डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे सो दैट कि आपका कंसेप्ट काफी अच्छे से बिल्ड अप हो सके। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच अमाउंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल शो सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। यानी कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोई कंपाउंड कब शो करता है, जैसे कि आप समझिए कि हमारे पास अगर ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड है ना, जैसे कि ए बी चार ग्रुप लगे होंगे ऑब्वियसली, सी और डी। अगर हमारे पास ए और बी दोनों अलग अलग ग्रुप है और सी और डी दोनों अलग अलग ग्रुप है, तभी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हमें इसमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड के अराउंड अगर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, अगर वो सेम है तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और अगर सेम नहीं है तो डेफिनेटली वो शो करेगा। तो आइए एक एक को चेक करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, पेंट वन इन, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंटीन बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंटीन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 बन गया। और फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन डबल बॉन्ड करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास ये ग्रुप है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन इस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या है, दोनों तरफ हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं। तो यानी कि इस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या है, जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सेम है, और सेम ग्रुप होने का मतलब क्या है कि वो सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। पहला हमारे पास जो है वो सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया आपको। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट टू इन, ना। तो पहले ब्यूट टू इन है, यानी कि हम पहले क्या करेंगे, ब्यूट टू इन बनाएंगे। तो हमारे पास टू इन यानी कि दूसरे पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर हमारे पास क्या है कि 2 पे मिथाइल है, 2 पे हमने मिथाइल रख दिया, और 3 पे मिथाइल है तो 3 पे मिथाइल रख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के राउंड क्या है, एक मिथाइल दो मिथाइल, ठीक है, मिथाइल लगा हुआ है। और इसके राउंड में क्या है, मिथाइल ही लगा हुआ है। यानी कि इसमें तो चारों ग्रुप सेम है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या करेगा, सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं तीसरे वाले कंपाउंड के बारे में, तो तीसरा वाला क्या है, 2 मिथाइल प्रॉप वन इन। प्रॉप यानी कि हमारे पास 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, और वन इन है यानी कि पहले पोजीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और 2 मिथाइल यानी कि दूसरे वाले पोजीशन पे हमारे पास क्या है, मिथाइल लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस वाले पर भी क्या है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है दोनों तरफ, और यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली इसमें भी जो ग्रुप्स है वो सेम है, तो ये भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो हमारे पास ये तीनों नहीं किए, तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर ये होगा। आइए चेक करते हैं कि ये कैसा होगा। ये क्या है, 3 4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन, है ना। हेक्स कहने का क्या मतलब है कि छह कार्बन के ग्रुप होगा, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बन गया। तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना देंगे। 3 4 डाइमेथाइल, है ना, यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये तीसरा पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन। तो आप यहाँ पे ये चेक करिए कि हमारे पास अगर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, हमारे पास अगर ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के अराउंड हमारे पास क्या है, एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है और एक तरफ इथाइल है। इसमें भी एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, यानी कि मिथाइल और इथाइल लगे हुए हैं, यानी ग्रुप सेम नहीं है। और डबल बॉन्ड के अराउंड अगर आपके पास ग्रुप सेम नहीं है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यानी कि डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है किसके बारे में, अल्फा बीटा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन के बारे में बताना है, इस कंपाउंड के बारे में। तो आप ये समझिए कि अगर हमें बताना है किसके बारे में, अगर हमें अल्फा बीटा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन के बारे में बताना है, यानी कि डी हाइड्रो कहने का क्या मतलब कि इसमें से H का भी रिमूवल होगा, और हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन का भी इसमें से रिमूवल होगा। जब ये दोनों रिमूव होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। एक जगह से H और एक जगह से I निकालेंगे तो डबल बॉन्ड आएगा।
और अगर हमें रेट बताना है अल्फा बीटा डी हाइड्रोजनेशन का, तो हम क्या बता रहे होंगे कि अगर जो H और I हटने के बाद जो डबल बॉन्ड बनेगा, उससे कितना स्टेबल एल्कीन बनता है। जो जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा, उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हम पहले कंपाउंड की बात करेंगे, तो पहले कंपाउंड में क्या होगा, हमारे पास I यहाँ लगा हुआ है और हमारे पास H यहाँ पे लगा हुआ है। तो H और I ये क्या करेंगे, दोनों हटेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो पहला वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। अगर हम दूसरे वाले की बात करें, तो हमारे पास क्या लगा हुआ है, आई यहाँ पे लगा हुआ है और एच हमारे पास यहाँ पे लगेगा। तो एच यहाँ से हटेगा, आई यहाँ से हटेगा और डबल बॉन्ड आएगा। तो दूसरे वाले में हमारे पास एल्किन कैसे बन रहा होगा, कुछ इस तरह से एल्किन बन रहा होगा। और तीसरे वाले में आई एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर आई हटेगा तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे बनेगा कि मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये खुद क्या करता है, जहाँ पे स्टेबल अल्कीन बनेगा, वहीं पे ये बॉन्ड बनता है। तो ये वाला ना बन करके क्या होगा, इस तरह का ये फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि ये हमारे पास जो तीनों ग्रुप है, तीनों कंपाउंड है, इन तीनों कंपाउंड में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली इसमें कंजुगेटेड अल्कीन बना हुआ है ना, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो हमारे पास क्या होगा, इसका रेट जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, आप ये देखिए कि अगर हमारे पास ये डबल बॉन्ड है और हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, किसके पास कितना ज्यादा अल्फा एच है ना। जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ऑब्वियसली थ्री वाले के पास क्या है, ज्यादा अल्फा एच है, यानी कि 6 अल्फा एच है। तो हमारे पास क्या होगा, थ्री वाला का रेट ज्यादा होगा। और दूसरे वाले के पास कितना अल्फा एच है, तो सिर्फ दो है। तो हमारे पास क्या होगा कि तीसरे वाला सबसे कम उसका रेट होगा। तो आई थिंक आंसर आपका डी के साथ मैच कर रहा है, तो डी इज योर राइट आंसर। ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब रिसेंट नीट की क्यूज है। तो आपको इन सब क्वेश्चंस के बेसिस पे क्या करना होगा, अपनी प्रिपरेशन को करना होगा, सो दैट कि आप सिमिलर क्वेश्चंस को कर पाओ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट वन क्या है, एक इन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, जब अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो द इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स। तो नहीं, हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डोमिनेट नहीं कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो पहला है स्टेटमेंट है रॉन्ग है। दूसरा क्या, हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो ऑक्सिलिन में होता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो यस किया जाता है। देखिए हमारे पास जैसे कि वो ऑक्सिलिन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो जो हमारे पास टोल्यूइन का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, टोल्यूइन का कैसा बनता है, ये CH3 को लगा देकर वापस वो ऑक्सिलिन बनता है और इसमें हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑब्वियसली हमारे पास इस बेसिस पे हमारे पास कौन सा आंसर सही होगा, तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, है ना, एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। तो बी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पीरियड। अब हमारे पास यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, पीरियडिन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना है किसका, पीरियडिन का बना। ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या पूछा गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हमें सिग्मा बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी। इस बेसिस पे हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो जो इस बड़े से रिंग में है ना, उसमें सिग्मा बॉन्ड होगा ये, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड हो गए। प्लस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन वाला भी काउंट करेंगे, 7 8 9 10 11। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि 11 हमारे पास क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, पाई बॉन्ड हो गया, इसलिए आपको कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, है ना। तो हमारे पास थ्री क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के बारे में, इसका कंफिगरेशन क्या होता है, तो 3 और 5 होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स इंगेजिंग है बॉन्ड बनाने में, और दो बॉन्ड जो है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बचे हैं एज ए लोन पेयर। तो एक लोन पेयर हमारे पास हो गया, है ना, तो एक हमारे पास क्या हो गया,
लोन पेयर होंगे। इस बेसिस पे हमारे पास क्या आंसर होगा? 11 3 1, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नंबर 5 हमारे पास क्या कह रहा है कि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में पता करना है फॉर आइसोमर्स नाउ व्हाट SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास SN2 रिएक्शन आ गया। SN2 रिएक्शन आने का मतलब क्या है कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि SN2 आ गया, यानी कि जितना लेस हिंडर्ड होगा हमारे पास कंपाउंड, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि अगर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री में 2 डिग्री में काफी फास्ट होगा, 3 डिग्री है या फिर उससे ज्यादा तो होता नहीं, बट अगर ज्यादा हिंडर्ड है ना, ज्यादा कंपाउंड बल्कि है, तो वहां पे क्या होगा? SN2 प्रेफर नहीं किया जाता। तो हमें इस क्वेश्चन में ये पता करना है कि जो कंपाउंड बना हुआ है वो कितना लेस हिंडर्ड है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि भाई जो Cl2 जहाँ से हटने वाला है वो कितना लेस हिंडर्ड है। इस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले कंपाउंड को बना रहे होते हैं। हमारे पास क्या है कि 4 कार्बन है, एक क्लोरीन है, तो उस हिसाब से बनाएंगे कुछ इस तरह से 1 2 3 4 और ये क्लोरीन। अब यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास है कि जब यहाँ से क्लोरीन ये निकलेगा तो ये क्या होगा? 1 डिग्री से निकल रहा है, फर्स्ट डिग्री से, यानी कि बिल्कुल लेस हिंडर्ड है। तो क्या पता ये सबसे फास्ट हो जाए। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं PHCl। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम कंपाउंड में कैसे इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब ये Cl हमारे पास ब्रैकेट में दिया है, बीच में दिया है, यानी किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? आइए हम देखते हैं। जैसे कि चार स्ट्रक्चर आप बना लो, और हमारे पास अगर ये CH3 है तो हमारे पास Cl क्या होगा? यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये आपको आई थिंक पता होगा। तो हम बनाएंगे तीसरे वाले स्ट्रक्चर को। एक्चुअली हमारे पास क्या है? ये तीसरा है, तो ये तीसरा स्ट्रक्चर है, तो तीसरे स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे? CH3 दो बार है ना, CH3 दो बार है, तो आपको कैसे पता होगा? यहाँ पे आप C लिखो, आप यहाँ पे क्या करो? CH3, और यहाँ पे क्या करो? CH3 कर दो। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा? CH2, और यहाँ पे क्या होगा? Cl। आई थिंक मैं यहाँ पे H यूज कर रहा हूँ, तो H। ठीक है, तो ये तीसरा कंपाउंड हो गया। एंड फोर्थ वन आपके पास क्या है? फोर्थ आपके पास कुछ इस तरह का है कि CH3, 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 और यहाँ पे क्या होगा? Cl। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो आप अब चार कंपाउंड आपके पास है। अब ये देखो कि Cl यहाँ से निकलने वाला है, कौन कितना लेस हिंडर्ड है? जो जितना लेस हिंडर्ड होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो मुझे तो पहला कंपाउंड ऐसा दिख रहा है जिसमें कोई हिंड्रेंस है नहीं, है ना? पहला ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि कोई हिंड्रेंस है नहीं, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? पहले वाले को सबसे टॉप पे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो पहले वाले को हमने सबसे टॉप पे रखा। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है सेकेंड थर्ड फोर्थ में। ठीक है, ये क्लोरीन जो यहाँ से निकलने वाला है, ये क्लोरीन क्या है? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन है जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री। यहाँ पे 1 डिग्री था, यहाँ पे 2 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन निकलने वाला है ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि 1 डिग्री है। तो ऑब्वियसली हम किसको प्रेफर करें यहाँ? हम लेस हिंडर्ड वाले को प्रेफर करें, यानी कि 1 डिग्री वाले को। तो हमारे पास क्या होगा इसके बाद? तीसरा वाला होगा, क्योंकि तीसरा वाले का क्या है? 1 डिग्री है, और दूसरे वाले पे क्या है? 2 डिग्री है, और यहाँ पे 2 डिग्री है, और यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास फोर्थ वाले में? ये कार्बन, मतलब क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 3 डिग्री है। ये कार्बन कैसा है? 3 डिग्री है। तो जब कार्बन 3 डिग्री है, यानी कि तो काफी ज्यादा बल्कि है, बल्कि नहीं, काफी ज्यादा हिंडर्ड है। और ज्यादा हिंडर्ड होने की वजह से, ज्यादा कार्बन की भीड़ होने की वजह से क्या होगा? बहुत ही कम रिएक्टिव होगा टुवर्ड SN2 रिएक्शन। तो हमारे पास क्या होगा? आंसर कुछ इस तरह का होगा। आई होप की आंसर कैन दिया होगा। तो वन थर्ड सेकेंड फोर्थ, ऑब्वियसली तो डी आंसर हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय द C1 एंड C2 कार्बन्स रिस्पेक्टिवली इन द गिवन कंपाउंड। अब हमको ये कंपाउंड दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन इस कंपाउंड में हमें ये नहीं बताया गया है कि C1 कौन सा है, C2 कौन सा है। तो आप इसको कैसे जज करोगे? आप इसको ऐसे जज करोगे कि कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं और किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अभी इसलिए हमारे पास क्या दिख रहा है? यहाँ पर एल्डिहाइड दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, और यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड है हमारे पास एस्टर दिख रहा है ना। और एस्टर की जो प्रायोरिटी होती है वो एल्डिहाइड से ज्यादा होती है। इस बेसिस पे अगर मैं आपसे कहूँ इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, ये एल्डिहाइड हो गया, प्लस CH है ना, CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। तो ये वाला हमारे पास ग्रुप जो है वो एस्टर का है, ये वाला अल्काइन का है, और ये वाला एल्डिहाइड का है। तो बेसिकली हम एस्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होंगे देन एल्डिहाइड को, देन अल्काइन को।
इस बेसिस पर अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे कार्बन का, तो हमारे पास ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो है वो पहले पे आएगा और ये वाला कार्बन जो है दूसरे पे आएगा। तो ये C1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो अगर इस C1 की हम बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, डबल बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है यानी कि क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमारे पास C1 जो है वो sp2 है, और जो C2 है वो क्या है, sp3। इस बेसिस पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, sp2 एंड sp3। अगर आपका बेसिकली ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल लिखना होगा, तो आप कभी ये मत गलती करना है कि आर को यहाँ पे आप कैपिटल लिखना है ना, ये सब क्या होगा आपके पास, ओ एच स्मॉल होगा, मतलब ओ एच, और यहाँ पे क्या होगा, सी एल। ओ एच स्मॉल है, एच स्मॉल होगा और सी एल स्मॉल होगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का है कि ब्रोमीन लगा हुआ है, अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है और क्लोरीन लगा हुआ है। अब इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आप सबसे बड़ा कार्बन का चेन ढूंढो, और उसके बाद कौन सी टॉप प्रायोरिटी पे होगी वहां से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली आप कहाँ से नंबरिंग करोगे, यहाँ पे ब्रोमीन आपके पास लगा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। ब्रोमीन ऑब्वियसली पहले पोजीशन पे है तो प्रायोरिटी इसको देंगे। अगर ये दूसरे पोजीशन पे होगा, अगर होता बाई चांस जो क्लोरीन और ब्रोमीन में टक्कर होती कि दोनों उसी डायरेक्शन में है बट सेम पोजीशन पे है, तो वहां पे हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, ब्रोमीन को देते हैं। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा, ये पहले आता है तो ब्रोमीन को देते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि पहले पोजीशन पे है ब्रोमीन, तो इसी को हम प्रेफर करेंगे। हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास हेक्स हो गया है ना, यानी कि अगर हमारे पास ये हेक्स सब में है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम, अगर किसी में पेंट ये सब होता तो हम उसको पहले ही नलिफाई कर देते, बस सब में हेक्स दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो OH है, यानी कि अल्कोहल वाला ग्रुप है, वो कितने पे आ रहा है, तीसरे पोजीशन पे आ रहा है। तो तीसरे पोजीशन पे आ रहा है यानी कि ये 4 ऑल और ये 4 ऑल, ये तो सब गैप। ठीक है, क्लोरीन कितने पोजीशन पे आ रहा है, 5 पोजीशन पे आ रहा है ना, 5 पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है, और इसमें भी 5 पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है। बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्या होगा, क्लोरीन, देन 4 मेथिल। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा कि 7 का ये आंसर सही होगा। कुछ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि विच कंपाउंड अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, इसमें से कौन सा जो एरोमेटिक नहीं है। चलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड मिसिंग है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई प्लेनर होगा, पहले आपका क्राइटेरिया क्या है कि 4n+2, भाई अगर इतने बॉन्ड है तो ऑब्वियसली क्या है वो, अगर उनको फॉलो करेगा तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर हमारे पास गलती से अगर उसमें sp3 का कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या है उसके अंदर sp3, sp3 अगर कहीं पे है तो प्लेन में नहीं रहेगा, और प्लेन में नहीं रहेगा तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो जैसे कि अगर ग्रुप 1 की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, ये माइनस है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। माइनस हमारे पास क्या करेगा, यहाँ से एक कन्फिग्रेशन होगा, और जो रेजोनेंस है वो यहाँ पे होता रहेगा, क्योंकि माइनस है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो ये आपको पता होगा। यहाँ पे क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये एरोमेटिक है। यहाँ पर भी प्लस बना हुआ है, यानी कि ये sp2, इसका जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है, sp2 है, इस पॉइंट का, इस कार्बन का। और इस बेसिस पे हमारे पास सब क्या है, sp2 है। और पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो पाई बॉन्ड हमारे पास कितने हैं, 6 है, जो कि इस रूल को फॉलो करेंगे। अगर उनको फॉलो करेंगे, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास क्या एरोमेटिक है। यहाँ पर भी ये वाला कार्बन जो है वो एरोमेटिक है, सॉरी कार्बन जो है वो हमारे पास sp2 है, और हमारे पास 8 पाई बॉन्ड है, और 8 पाई बॉन्ड होने का मतलब क्या है, सॉरी ये हमारे पास क्या होंगे, 8 पाई बॉन्ड है। 8 पाई बॉन्ड होने का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि अगर उनको फॉलो करेंगे, अगर n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो है ना, अगर n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे, और इसमें ऑब्वियसली हमारे पास कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी क्या कर रहा है, अकल को फॉलो कर रहा है और एरोमेटिक है। बाकी बात आती है डी नंबर पे, तो डी नंबर पे अगर बात करते हैं डी नंबर पे, तो डी नंबर में हमारे पास क्या है, ये वाला जो कार्बन है ये sp3 है, और ये sp3 होने का मतलब क्या है कि प्लेनर नहीं है। ठीक है, प्लेनर होने का नहीं मतलब है कि एरोमेटिक नहीं है, तो हमारे पास ये एरोमेटिक नहीं है, और ये आंसर हमारे पास
यहाँ पे लोकल वर्ड है। मैं करूंगा कि आप जो है ये सब पोर्शन के लिए जहाँ पे हमें डिस्टिलेशन या फिर ये सब का देखना है, तो बेसिकली आपको एनसीईआरटी रेफर करना चाहिए। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको पता होना चाहिए और डिटेल वे में पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से लाइन से भी क्वेश्चन उठ के आते हैं, अक्सर आते हैं, जे में आते हैं, नीट में आते हैं। तो आपको वो चीज पता होना चाहिए। तो यही प्रीवियस ईयर में आपके पास कि पेपर क्रोमेटोग्राफी एग्जाम्पल है किसका, अगर आपको आता है तो कुछ सेकंड में आपका याद क्वेश्चन हो जाता है और आपका फुल मार्क्स भी आता है। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी रीड करनी जरूरी है ये सब पोर्शन के लिए। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एग्जाम्पल है किसका, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, क्या कह रहा है आपके पास कि एक टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है, सॉरी यहाँ पे कार्बन नहीं है, कार्बोकेटायन है ना, कार्बोकेटायन है। वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है देना सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपको एक ब्यूटाइल बना लेना है। ब्यूटाइल आप कैसे बनाओगे, तो ये सी है और ये सी एच थ्री है, ये सी एच थ्री है और ये सी एच थ्री है और ये प्लस है। यहाँ पर टर्सरी यानी कि तीनों तरफ से क्या हुआ है, तीनों तरफ से कार्बन है और ये कार्बोकेटायन है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। और सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन कहने का क्या मतलब है, सी एच टू सी एच और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एच थ्री और यहाँ पर सी एन, यानी कि दूसरे पोजीशन पे सेकेंडरी यानी कि दूसरे पोजीशन पे क्या है, कार्बोकेटायन बना है। दूसरे पोजीशन पे नहीं, सेकेंडरी मतलब कि दो ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना, ये जो कार्बोकेटायन है ये बाकी दो ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है। ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि चार कार्बन है इसमें और यहाँ पर ब्यूटाइल यानी कि चार कार्बन है। अब हमसे क्या कह रहा है कि जो ये टर्सरी वाला है ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वाला। रीजन क्या है, रीजन बेसिकली हमारे पास हाइपर कंजुगेशन है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, जितने ज्यादा अल्फा एच होते हैं उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अगर इस कार्बोकेटायन की बात करें तो इसके पास कितने अल्फा एच है, तो इसके पास 9 अल्फा एच है, ठीक है। और इसके पास कितना अल्फा एच है, 5 अल्फा एच है। तो कौन ज्यादा होगा, 9 अल्फा एच ज्यादा होगा, इसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। आई होप यू गॉट इट। So following molecules represent the order of hybridization कैसे, sp2 sp2 then sp then sp from left to right atoms है ना। लेफ्ट टू राइट यानी कि आपको यहाँ से लेकर के और इससे ऐसे चलना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। और हमारे पास क्या कर रहा है कि इसको होना चाहिए, चलिए यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आपके पास तीन बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे तीन बॉन्ड होंगे, यहाँ पे तीन बॉन्ड होंगे आपके पास बेसिकली। तो हमारे पास देखिए sp2 कहने का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड उन दोनों बॉन्ड के बीच में होना चाहिए। तो ये वाला जो है इसके पास एक डबल बॉन्ड है, तो इसका कंफिगरेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इस वाले कार्बन का भी कंफिगरेशन sp2 हो जाएगा। अब ये जो दोनों ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब क्या है कि इसका भी कंफिगरेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा और इसका भी कंफिगरेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है ना। बेसिकली इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, एस सी एच टू सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। बस क्या कहा गया है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन से होंगे, ऑब्वियसली या तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जो या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर जो न्यूट्रल होगा ना। जो न्यूट्रल होगा या फिर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वही इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल एक निगेटिवली चार्ज स्पेसीज है। अगर निगेटिवली कह दिया यानी कि हमारे पास ये पहले ही गलत हो गया, क्योंकि वो हमारे पास है तो न्यूट्रल हो सकते हैं या फिर पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जनरली न्यूट्रल स्पेसीज होता है, ओके, दैट कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। बट ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे बस न्यूट्रल स्पेसीज के बारे में कहा गया है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो जनरली हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रल काफी कम होते हैं। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट भी एक्यूरेट नहीं है। अगर हाँ, अगर वैसा स्टेटमेंट नहीं मिला तो इसको कंसिडर करेंगे हम, लेकिन उससे अच्छा स्टेटमेंट मिल जाएगा तो ये गलत है। जैसे यहाँ पे तीसरे में कहा गया है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आइदर न्यूट्रल हो सकते हैं या फिर पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज हो सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली सही है। एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियस लविंग यानी कि जिनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। एक एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये CH3 है। CH3 के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर होने का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि इसे न्यूक्लियस लविंग पसंद है, यानी कि इसे NH4 प्लस में जाना अच्छा लगेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा
और हमारे पास क्या है, एक है किसके साथ, H प्लस के साथ। H प्लस हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब ये इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा। इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा कि ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूट्रल या फिर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। और ये बॉन्ड कैसे बनाता है, तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल से क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और बॉन्ड बनाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर इट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ, यहाँ पे सॉरी 1:1 मिक्सचर का आ गया है ना, 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे है, बात करें यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बारे में, तो हमारे पास क्या होगा, ये NO2 है और ऑर्थो प्लस लगा हुआ है OH, है ना। और अगर हम बात करेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल के बारे में, तो हमारे पास ये NO2 है और हमारे पास क्या है, ये OH है, ठीक है। एक चीज आपको पता होगी कि जो NO2 और OH है, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा इनके बीच में, है ना। H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी इनके बीच में, ठीक है। क्या होगा, इसमें H बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, या करेगी भी तो दूसरे कंपाउंड से करेगी, बट इस कंपाउंड से नहीं कर पाएगी क्योंकि काफी ज्यादा दूर पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो H बॉन्डिंग हो रही है वो क्या हो रही है, इंट्रा हो रही है ना। इंट्रा यानी कहने का मतलब, इंट्रा H बॉन्डिंग यानी कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हो रही है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है। और ये क्या हो रही है, इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर कहने का क्या मतलब कि आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है ना। तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हो रही है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर में क्या होगा कि ये वाला जो ग्रुप है, ये आपस में क्या होंगे, ये वाले ग्रुप जो है वो आपस में H बॉन्डिंग करेंगे और ये आपस में क्या होंगे, काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे। जबकि हमारे पास क्या होगा कि ये वाला किसी और से करेगा, ये वाला किसी और मॉलिक्यूल से क्या करेगा, H बॉन्डिंग करा होगा। इस वजह से क्या होगा कि इसमें सब बॉन्ड जो है वो आपस में एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड हो गए। यानी कि अगर हम बात करेंगे इंटर वाले में, तो इंटर वाले में क्या होगा कि सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे। जबकि इंट्रा में क्या होगा कि आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होंगे। आपस में भले होंगे, मतलब एक मॉलिक्यूल खुद में काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा कि H बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन किसी और मॉलिक्यूल के साथ मतलब स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं होगा। इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, इसका आप कह सकते हो कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होगा। और ये क्या है कि इन मॉलिक्यूल्स से जो इंटर मॉलिक्यूलर है, इनमें क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इसका काफी ज्यादा होगा, क्योंकि आपस में H बॉन्ड हुआ है। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, है ना। कि इंटर वाले में आपस में बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट उनका ज्यादा होता है। जबकि इंट्रा में क्या होगा कि आपस में बॉन्डिंग उतना नहीं होता, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी कम हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और ऐसे कंपाउंड्स अगर हमारे पास एक साथ हो तो उनको सेपरेट करने का बेस्ट तरीका हमारे पास होता है स्टीम डिस्टिलेशन, है ना। तो स्टीम डिस्टिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली इनको सेपरेट किया जा सकता है। तो आई होप यू गॉट इट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफाइल को आप ऐसे एक एग्जांपल से समझिए दिमाग में कि NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, बस न्यूक्लियोफाइल है। अब हमें समझना है क्या क्या। अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है, तो अमोनिया का एग्जांपल लेकर के हम समझ आए तो यस, ऑब्वियसली हमारे पास अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है ना। एक एग्जांपल से आप न्यूक्लियो और न्यूक्लियोफाइल को कैसे आप दिमाग में रखोगे, न्यूक्लियस वाले, यानी न्यूक्लियस से प्यार हो गया इनको, तो क्या इनके पास होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन होंगे। इनके पास इलेक्ट्रॉन है, तभी तो ये पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड से प्यार करते हैं। तो न्यूक्लियस से प्यार करने का मतलब क्या है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन है। ये निगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो सकते हैं या इनके पास लोन पेयर हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल के पास है तो लोन पेयर हो सकता है या फिर निगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स, यस ऑब्वियसली। लो इलेक्ट्रॉन साइट्स कहने का क्या मतलब है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी कम होती है। फॉर एग्जांपल कार्बोकेटाइन, है ना। कार्बोकेटाइन में क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, काफी कम इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या करते हैं, वहीं पे अटैक करते हैं ताकि बॉन्ड बना सके। तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हमारे पास सही है, ये वाला भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या सही है। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, है ना। न्यूक्लियोफाइल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग नहीं है। इलेक्ट्रॉन सीकिंग कहने का क्या मतलब है कि
खोजना, सीकिंग मतलब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन खोजना, ये इलेक्ट्रॉन को चाहिए। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टेटमेंट भी सही है कि इलेक्ट्रॉन सीकिंग नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता है कि न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रॉन सीकिंग, तो ये बात बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग नहीं होते हैं, इनके पास खुद जो है इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्यों ये खोजने जाए, या इनको चाहिए ही इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली इस बेसिस पर हमारे पास जो डी वाला होगा वो सही होगा। डी वाला कैसे सही होगा, आई विल एक्सप्लेन यू। कि न्यूक्लियोफाइल एक लेविस एसिड है। लेविस एसिड का क्या मतलब, कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, है ना। लेविस बेस क्या होता है, जैसे कि हमारे पास NH3 है, NH3 के पास लोन पेयर है, लोन पेयर होने का मतलब क्या है कि लेविस बेस है। तो न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास जो होते हैं वो लेविस बेस होते हैं, ना कि लेविस एसिड होते हैं। तो इस बेसिस पर हमारे पास ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया नॉट करेक्ट, है ना, कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो डी वाला जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल लेविस एसिड कहा गया है, जबकि न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होता है, लेविस बेस होता है। सिलेबस में जो भी दिया गया है ना, सिल्डास मेथड, ट्यूमास मेथड, तो फिर इनका न्यूमेरिकल, ऑब्वियसली आप इनको काफी अच्छे से समझ के जाइएगा, क्योंकि कब कैसे पूछ दिया जाए आपको कोई नहीं जानता, तो और कहाँ से पूछ दिया जाए ये भी ठीक नहीं है। तो आपको काफी अच्छे से सब चीजें आनी चाहिए और पता होनी चाहिए। तो जैसे देखिए इसमें कहा गया है कि जेरडास मेथड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हमें करना है, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे, सॉइल सैंपल में। और अमोनिया इवॉल्व हुआ है कितना, 0.75, यानी उस सैंपल से अमोनिया इवॉल्व हुआ है इतना, 0.75। और ये जो अमोनिया है वो न्यूट्रलाइज करने में एबल है कितने को, 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। तो हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है सवाल में, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा एक चीज, कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, कि हमारे पास उसकी कितनी मोलैरिटी है और कितना वॉल्यूम है। ऑब्वियसली अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, n इज इक्वल टू हमारे पास मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो m इंटू वी हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली हम वही करने वाले हैं ना, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, m इंटू वी करने वाला है। m हमारे पास क्या है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी इसकी कितनी है, 1 है। और वॉल्यूम कितनी है, 10 ml है, मतलब 10 ml है। और हमारे पास क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, मिली लीटर में, तो जो मोल्स भी हमारे पास आएगा वो मिली मोल्स ही आएगा, है ना। तो 10 हमारे पास क्या होगा, मिली मोल्स होगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हो गए, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे पास H2SO4 के हो गए, ठीक है। H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हुए, 10 मिलीमोल्स। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से आप क्या समझते हैं कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहेगा, कि एक रिएक्शन हमारे पास अगर हो रही है, एक रिएक्शन हमारे पास हो रही है, तो उसमें जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस है रिएक्टेंट के साथ वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो इस बेसिस पर हमारे पास अमोनिया के कितने मिलीमोल बनेंगे वो हम आइए देखते हैं। जैसे कि और जैसे कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आप कैसे निकाल देंगे, सॉरी इसको मैं और डाल कर दूं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आप कैसे निकालते हैं, तो मोल इंटू एल फैक्टर, है ना, मोल इंटू एल फैक्टर, ठीक है। तो मोल आपके पास कितना आ जाएगा भाई, मोल आपके पास है, चलिए हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से लिखते हैं। पहले H2SO4 का देखेंगे, फिर उसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो मोल H2SO4 के कितना है, 10 है, 10 मिलीमोल है ना। और एन फैक्टर H2SO4 का कितना होता है, तो 2H प्लस देंगे, यानी कि 2 हो जाएगा। और यही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ NH2, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 मिलीमोल, ठीक है। तो 20 मिलीमोल हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ NH3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 मिलीमोल जो है अगर हमारे पास, एक सॉरी एक, हाँ, 1 मोल अमोनिया में कितना ग्राम होता है हमारे पास, 1 मोल अमोनिया में कितना ग्राम नाइट्रोजन होगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास 14 ग्राम होगा, है ना। अगर हम मोल को क्या करते हैं, ग्राम में लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 14 ग्राम क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। उस बेसिस पे हमारे पास कितना ग्राम ये होगा, नाइट्रोजन होगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो जाएगा कि 20 मिली मोल, अगर हमारे पास क्या है, अमोनिया है। अगर हमारे पास 20 मिलीमोल अमोनिया है तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू
10⁻³ हमने मिली को क्या कर दिया -3 कर दिया इंटू, और अमोनिया क्या हो गया, अमोनिया में नाइट्रोजन कितना होगा 14, तो हमने क्या कर दिया 14 कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इतना ग्राम हमारे पास क्या होगा नाइट्रोजन होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका परसेंटेज बताना है कितने सैंपल में, तो 0.75 में। तो हम परसेंटेज निकालेंगे, मतलब आप समझिए कि ये जो है हमारे पास, ये जो निकला है, ये हमारे पास नाइट्रोजन का वेट निकल गया, और ये जो 0.75 है ये सैंपल का वेट है, और हमें निकालना है क्या है, परसेंटेज निकालना है। तो ऑब्वियसली इसको उससे डिवाइड करके हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आप सिंपल करते हैं। तो आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बस एक स्टेप और बचा हुआ है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो कैसे निकालेंगे कि जो आपके पास ये 20 दिया है ना, 20 इंटू 10⁻³ इंटू 14, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं किससे, 0.75 से, और इसको परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 37.33, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर इट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेसिकली इसमें फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको ये याद करना है, आपको ये समझना है कि ये सब मेथड हम निकालते कैसे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपको पता होना चाहिए, उस बेसिस पे आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, कि नाइट्रोजन डिटेक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैरिड आउट किया जाता है लासाइन टेस्ट से, है ना। लासाइन टेस्ट से आपको क्या किया जाता है, नाइट्रोजन डिटेक्ट करते हो आप। जो ब्लू कलर फॉर्म होता है वो किस फॉर्मूले की वजह से होता है, तो जो प्रेसियम ब्लू कलर होता है वो आपके पास इस कंपाउंड से फॉर्म होता है ना। ये सब जो चीजें थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये सब चीजों आपको ऐसे पता होनी चाहिए, है ना। इसमें कहा गया है कि कौन सा कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज लीनियर, है कौन सा हमारे पास लीनियर है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास ये क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो लीनियर होगा नहीं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, ये लीनियर होगा। ठीक है, इसमें भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड था, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये sp3 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये लीनियर नहीं फॉर्म करेगा। इस बेसिस पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर है, जिसमें कि क्या होगा, एक लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, बस क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहना है कि क्वेश्चन पेपर में कहा है कि हमें इस पे एलपीसी नहीं पता है, तो इसलिए सब आप कर ही सकते हैं। हमारे पास कंपाउंड क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो सबसे पहले बॉन्ड आएगा डबल या ट्रिपल, उसको प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है जहाँ पे डबल और ट्रिपल अपोजिट डायरेक्शन में हो बट सेम पोजीशन पे हो, तो उसमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, है ना। इस बेसिस पे हमारे पास क्या, ट्रिपल बॉन्ड तो पहले आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3 4 5। तो ये पेंटाइन है, ठीक है, मतलब सॉरी पेंट है, कंफर्म हो गया पेंट है। पहले पोजीशन पे हमारे पास क्या है, आइन है, और तीसरे पोजीशन पे इन है। तो पहले पोजीशन पे हमारे पास क्या है, आइन है, और तीसरे पोजीशन पे क्या हमारे पास इन है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें और बी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है कि 1 आइन है और 3 इन है, तो ये गलत है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो ई पहले होगा और आइन जो होगा वो बाद में होगा, और आइन को प्रायोरिटी देंगे तो वो बाद में होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आईपीसी नेम बताना है हमें इस कंपाउंड का, और ये कंपाउंड क्या है, देखिए यहाँ पे तो हमारे पास क्या है कि CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें क्या है, कंफ्लिक्ट हो गया हमारे पास कि यहाँ पे क्या है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है और एक जगह क्या है, डबल बॉन्ड है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, ये रूल कहता है कि हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो हम काउंटिंग यहाँ शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पर भी ए नहीं है, यहाँ पे ई है ना। इस बेसिस पे हमारे पास क्या होगा कि 3 पोजीशन पे हम क्या करेंगे, 3 पोजीशन पे आइन है, और 1 पोजीशन पे क्या हमारे पास इन है ना। तो इस बेसिस पे हम देखेंगे, तो हमारे पास 1 ब्यूट इन और 3 आइन, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे क्या है कि ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटी बताने टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, है ना, कि कौन एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को तय करके कितना जल्दी क्या होगा,
रेट करेगा, तो हमें क्या बताना है, डिग्रीज ऑफ ऑर्डर बताना है उसका, ठीक है। हम सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले है बेंजीन, उसके बाद क्या है, टॉलुइन, टॉलुइन यानी कि CH3। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है, और उसके बाद हम फिनॉल है, ठीक है। तो प्लस से ज्यादा इसमें क्या होगा कि माइनस आई इसमें ज्यादा लगेगा, इस बेसिस पे हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो है वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से वो नहीं करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, सबसे लिस्ट होगा, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, तो हमारे पास सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन लगा हुआ है हमारे पास, तो बेंजीन क्या होगा, बेंजीन के बाद एक कंपाउंड जो लगे हुए हैं CH3 और OH, तो इनमें सबसे ज्यादा प्लस आर इफेक्ट कौन शो करेगा, तो OH शो करेगा, तो क्या होगा, OH सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो प्लस आर जो सबसे जितना ज्यादा शो करेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से जल्दी से इंटरेक्ट करेगा, तो उस बेसिस पे हमारे पास क्या होगा कि जो फोर्थ वाला है वो काफी ज्यादा करेगा, क्योंकि उसके पास OH है। फिर हमारे पास क्या है, CH3 है ना, ये हाइपर कन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, ये भी फास्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि बेंजीन होगा, और बेंजीन के बाद सबसे कम हमारे पास किसका होगा, क्लोरोबेंजीन का होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हमारे पास माइनस आई ज्यादा डोमिनेट करेगा, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से इंटरेक्ट नहीं करेगा, इसकी रिएक्टिविटी काफी कम हो जाएगी उससे, तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर बनेगा, यानी कि फोर्थ, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड, तो इस बेसिस पे हमारे पास जो होगा वो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। 21 क्वेश्चन क्या है, 21st क्वेश्चन क्या है कि द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल्स, है ना, एल्केनॉल्स कहने का क्या मतलब है, हमें एल्कोहल्स का ही बताना है, तो आप ऐसे आपको पता नहीं करना है कि कैसे बनते हैं नहीं बनते हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि कुछ फॉर्मूला है उसका, जैसे कि आपको C2H5OH, जैसे ये आपको पता है कि एथाइल अल्कोहल होता है ना, आप आपको ये पता है, तो आप इस एक एग्जांपल से आप इसको सेट कर सकते हो कि कौन सा, तो देखिए इसमें क्या है कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इस बेसिस पे हमारे पास कैसा कंफिग्रेशन हो गया कि सी अगर हमारे पास n है, तो एच क्या है, 2n+2 है ना, 2 से 2 मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे, तो एच का वैल्यू आ रहा है, और ओ सिंगल है ना, तो हमारे पास ऐसा कौन सा एग्जाम्पल सेट हो रहा है, सो यहाँ पे 2 यहाँ पे है नीचे, और ओ सिंगल है, तो इस बेसिस पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है ना, CnH2n+2O। तो आप याद मत करिए कि इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, आपको एग्जांपल रखिए और उस एग्जांपल के बेसिस पे आप क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन कौन होता है, तो ऑब्वियसली इसमें हम दो पढ़ते हैं टॉपिक को, कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, एक हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं, और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो यही तो हमारे पास क्या होंगे, पेयर्स होंगे जो स्टीरियो को रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि which of the following compound undergoes nucleophilic substitution exclusively for SN1 mechanism। SN1 में क्या होगा कि कार्बोकेटाइन जितनी ज्यादा स्टेबल होगा, हमारे पास वो जो ग्रुप है वो उतनी ही तेजी से SN1 करेगा, है ना, तो हमें ये देखना है कि कार्बोकेटाइन हमारा कहाँ स्टेबल बन रहा है, तो अगर हम बात करेंगे इथाइल क्लोराइड के बारे में, तो क्या होगा CH3 CH2 Cl, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या आइसोप्रोपिल क्लोराइड, है ना, कुछ इस तरह करके, और एक क्लोराइड आइसोप्रोपिल यानी कि 3, और आइसो कहने का क्या मतलब है कि सेकंड वाले पोजीशन पे, सेकंड वाले कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप होगा, आइसोप्रोपिल का मतलब था। क्लोरोबेंजीन कहने का क्या मतलब है कि क्लोरोबेंजीन यानी कि कुछ आपका बेंजीन है ऐसे, और यहाँ पे क्या होगा Cl, और हमारे पास क्या होगा कि जो बेंजाइल क्लोराइड है वो कुछ ऐसा है, ठीक है? ये CH2 और ये Cl, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली भाई SN1 मैग्नीशियम, मतलब इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो SN1 करेगा ही। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, देखिए 3 वाला तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं, तो ये तो पहले ही गेम से बाहर है। ये SN1 जो फर्स्ट वाला है, ये SN1 से ज्यादा SN2 को प्रायोरिटी देगा, क्योंकि क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, 1 ऑर्डर है इसका, 1 डिग्री है इसका, तो 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, यानी कि ये SN2 को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, तो ये भी गेम से बाहर है।
अब हमारे पास बचता है ये और ये। इसमें कार्बन के टाइम भी ज्यादा स्टेबल है और ये 1 डिग्री कार्बन भी है। तो बेसिकली SN1 भी करेगा, SN2 भी करेगा। तो सबसे बढ़िया अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से क्या होगा? बी वाला होगा, क्योंकि बी वाला 2 डिग्री है। SN2 नहीं करेगा, SN1 को ज्यादा प्रेफर करेगा। तो इस बेसिस पे हमारे पास जो आंसर है वो आइसोप्रोपिल क्लोराइड है। आई होप कि आप ये कंफ्लिक्ट समझ पाओगे बी और डी में, है ना। डी में क्या है कि आपके पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो स्टेबल बनेगा। मान लीजिए कि Cl हट गया तो कार्बोकेटाइन बना, या तो वो स्टेबल बनेगा क्योंकि रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज होगा, है ना। बट ये SN2 भी करेगा क्योंकि 1 डिग्री है। बट इसमें क्या है कि SN2 नहीं करेगा क्योंकि 2 डिग्री है। बट ये SN1 करेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब हमारे पास क्या है, 24th क्वेश्चन क्या है कि द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम द मिक्सचर। तो देखिए नेफ्थलीन क्या होता है कि अगर सॉलिड स्टेट में है उसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हमारे पास क्या होगा कि, और बेंजोइक एसिड हमारे पास नॉन वोलेटाइल है, एसिड है तो नॉन वोलेटाइल है, और नेफ्थलीन हमारे पास वोलेटाइल है। तो अगर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि वोलेटाइल भी है प्लस नॉन वोलेटाइल है, तो सबसे बढ़िया हमारे पास तरीका क्या होगा इसको सेपरेट करने का, वो होगा हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होगा कि अगर उसको बेसिकली हीट करेंगे तो वोलेटाइल वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास नॉन वोलेटाइल। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारे पास इसमें जो होगा वो बी वाला। क्या कर रहा है कि जो OH ग्रुप है एक अल्कोहल का, या फिर COOH ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको रिप्लेस किया जा सकता है Cl से, किसका यूज करके। तो इसमें आपको रिएक्शंस पता होना चाहिए। आंसर ये सही है, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए अगर हमारे पास ROH है, ठीक है, इसको हम रिएक्शन कराते हैं किससे, PCl5 से। तो ये क्या होगा, आप इस रिएक्शन को फ्यूचर में भी याद कर सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ROH ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, एक Cl PCl5 में तो 2 Cl हो गया, और यहाँ पे बचेगा क्या, PCl3, है ना। तो एक ये बनेगा कंपाउंड, एक ये बनेगा, और एक हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, RCl प्लस HCl प्लस POCl3। तो हमारे पास एक पहला रिएक्शन होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, RCOOH प्लस PCl5, है ना। तो इसका भी सेम वही है कि हम क्या करेंगे, RCOOH और इसके साथ भी Cl, और इसके साथ भी Cl, और यहाँ पे क्या बचेगा, PCl3। तो हमारे पास क्या बनेगा, RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो हमारे पास ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि OH को और COOH को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा, और आप ऐसे ट्रिक से क्या कर सकते हैं कि इसके जो कंपाउंड्स हैं कि क्या इसके बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 26 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ इज करेक्ट, है ना। एसिड स्ट्रेंथ हमें बताना है, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है सब। तो हमारे पास अगर हम बात करेंगे एसिड स्ट्रेंथ के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि जो RCOOH है वो तो सबसे टॉप पे रहेगा इन चारों में। ये रहेगा डबल बॉन्ड है वो सबसे कम होगा, है ना, डबल, क्योंकि OH है ना, तो अल्कोहल से कितना भी होगा तो एसिड स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड का कम ही होगा। अब बात आती है हमारे पास ROH और HOH में, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो HOH का एसिड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ROH। ROH एक्चुअली क्या होता है कि प्लस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि एसिड स्ट्रेंथ इसमें कम हो जाती है, जबकि एचओएच में क्या होता है कि एच का उतना ज्यादा प्लस इफेक्ट नहीं लगता है। दैट्स व्हाई हमारे पास क्या होता है कि एचओएच ज्यादा एसिड होता है एज कम्पेयर टू आरओएच, है ना। तो इस बेसिस पे हमारे पास जो राइट ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें RCOOH देन HOH देन ROH, और सबसे कम होगा किसका, CH डबल बॉन्ड CH का। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर करते हैं किस चीज में। तो आपको पता होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, जो एकदम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हमने देखा था क्या, कि अगर उनमें जो एटम्स हैं उनका उनका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स के क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है ना। और स्टीरियो आइसोमर्स का होता है कि स्पेशल अरेंजमेंट रखते हैं एटम्स का। इस बेसिस पे हमारे पास जो ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर होगा कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से क्या होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर करता है ना। अगर एटम्स का स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग हुआ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो कहलाएंगे, ठीक है।
28 में 28 में क्या कहा गया है कि आईपीएसी ने बताना है कंपाउंड का, और वो कंपाउंड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारे पास कंफ्लिक्ट हो गया, हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को देंगे। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड से। 1 2 3 4 5, है ना। तो हमारे पास क्या होगा कि वन पे इन आना चाहिए और फोर पे क्या होना चाहिए, आइन आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कि कहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे एक CH2 है वो छूट गया है ना, एक CH क्वेश्चन सेम था, बट एक CH2 हमारे पास यहाँ पे स्प्लिट हो गया। चेक किया CH2, फिर यहाँ पर क्या होगा, C3 CH ना। उसी तरह का बॉन्ड बनेगा, तो हमारे पास ऑब्वियसली वही है 5 6। तो हमारे पास क्या होगा कि 5 पे आइन आना चाहिए और 1 पे इन आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 पे इन है, ये नहीं होगा। मान लो 5 मैंने ये तो कुछ मैच नहीं किया, यहाँ पे एक्चुअली एक्स इन है, ठीक है, यहाँ पे इन है ये। तो 5 पे आइन है और 1 पे इन है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। कहा गया है 29 क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, है ना, कौन सी इसमें से इनकरेक्ट है। तो आपका जो आप ये समझिए कि नीट में भी क्या होगा कि काफी ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं ऑर्गेनिक से, तो जितने भी टेस्ट है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। रसायन टेस्ट से लेकर के एफएसीएल3 टेस्ट, फिलिंग सॉल्यूशन से क्या होता है, टॉलन रिएजेंट क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि एफएसीएल3 इज इन द डिटेक्शन ऑफ फिनॉल, तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, फिनॉल के टेस्ट में क्या होता है, ये यूज किया जाता है, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो डिटेक्शन में यूज होता है ग्लूकोज के, ये भी बिल्कुल सही बात है ना। तीसरा हमारे पास क्या है कि जो टॉलरेंस रिएजेंट है वो अनसेचुरेशन के डिटेक्शन में यूज किया जाता है, नहीं, अनसेचुरेशन का नहीं किया जाता है, किसका किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके एल्डिहाइड्स का, है ना। टॉलरेंस रिएजेंट होता है जैसे कि आप ऐसे समझिए कि RCHO प्लस Ag2। अब ये क्या करेगा, RCHO को RCOOH बना देगा, और यहाँ पे Ag हमारे पास जो होगा वो Ag, हमारे पास क्या होगा कि वो ओवरऑल रिएक्शन होगा जहाँ पे कि RCHO जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के RCOOH बना देगा, और Ag2 जो है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन में +1 था, तो Ag+1 से क्या हो जाएगा, Ag0 हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। तो बेसिकली यूज किया जाता है अल्डिहाइड के डिटेक्शन में, ना कि अनसैचुरेशन के डिटेक्शन में। तो हमारे पास ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि ये क्या है, राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। हमारे पास आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोलुइन, है ना, जो प्रेशर है टोलुइन का वेपर्स में, वो क्या है, इक्वल टू प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, लेस देन द प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन इन सिंपल डिस्टिलेशन, या फिर मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन इन सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक। तो बेसिकली इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि अगर हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं टोलुइन का, तो उसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐसे हमारे पास नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस भी प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि टोलुइन का जो प्रेशर होगा वो बैरोमीटर के प्रेशर से क्या होगा, कम होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, है। इस वजह से हमारे पास सबसे बिग होगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको आपको समझना चाहिए कि हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बैरोमीटर में क्या होगा कि बैरोमीटर में प्रेशर ज्यादा होगा, टॉलरेंस प्रेशर कम होगा, क्यों, क्योंकि टॉलरेंस में क्या है कि ऑब्वियसली कुछ ऐसे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से बैरोमीटर के प्रेशर के इक्वल वो नहीं रहेगा। मेंटेनिंग और कंसिस्टेंसी, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही डिटेल सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।